ये जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जो नसीम लियाकत साहब ने किया है, वो इसको एक अलग ही केस में लेके चले गए हैं, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं, जबकि ये केस टोटली अपोजिट है। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बच्चे से मिला जाए, 8 महीने से मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला है। तो इसको पॉलिटिकल एक इशू क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ये उस केस को जो है इंसाफ ना मिले। मैं जो इनके फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और अदर जो लीडरान हैं एनसी के, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसको एक पॉलिटिकल इशू मत बनाएं। ये एक माँ से उसका बच्चा जो अलग है उसको इंसाफ दिलवाएं कि आपके लीडर, आपके जो वर्कर्स हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी बेटियों को बेआबरू कर रहे हैं, अपनी बीवियों को घर से निकाल रहे हैं और पॉलिटिकल जो अपना प्रेशर दिखा रहे हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहीं पे भी कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशंस में, डीसी ऑफिस में वो ये इंसान सरेआम खुलेआम बोल रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आपकी पार्टी कल को अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो क्या इसी तरीके से हर औरत के हक़ को दबाया जाएगा? क्या औरतों को अपने हक़ के लिए बोलना नहीं चाहिए? और जब भी कोई इंसान जो है, जैसे डीसी साहब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ देने की कोशिश की है, तो उनके ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आ गई है। कहने कि बेटियों के हक को दबाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बेटी के हक को दबाया जा रहा है और यहाँ पे इस केस को एक अलग ही नाम दिया जा रहा है, अलग ही रूप में चेंज कर दिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो इसका बिल्कुल ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और खुलेआम लड़कियों को हरास कर रहे हैं। देखिए ये मुद्दा कोई इतना वो नहीं था कि जिसको इस तरीके से लाया गया है। मैंने सिर्फ तंग हो के, जबकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में और कोर्ट्स में जो मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, तंग हार के अपने बच्चे की से मिलने की ज़िद में आके मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन जो डीसी साहब को दी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बच्चे से मिलाया जाए। और जब डीसी साहब ने उसको यहाँ पे बुलाया तो उसने उसको कुछ और ही वो प्लान ही शायद करके आए थे। जैसा कि नसीम लियाकत ने अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दिया कि वकार साहब ने पहले मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे डीसी बुला रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि आप जाओ और उनकी बातों से लग रहा था कि वो एक प्लान था कि डीसी साहब को फंसाया जाए। उनके अपने काम जो थे वो नहीं बन रहे थे शायद, क्योंकि वो करप्शन की तरफ बिल्कुल अगेंस्ट है सर। वो ऐसा कोई भी काम नहीं चाहते जो इलीगल हो। 2016 में मेरी शादी जो बुद्धल में हुई थी वकार लोन नाम के एक शख्स से, हमारी रिलेशनशिप जो था बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ देर के बाद जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे, बस इस बात को लेके कि तुम अपने मायके से क्या लेके आई हो। और फर्स्ट डे ही जब मेरी यहाँ से डोली गई तो पहले दिन ही उन्होंने, उनके बाप ने मेरे बाप को ये कहा कि ये दहेज क्यों भेजा है आपने सामान क्यों भेजा, आपने 8-10 लाख सीधा अकाउंट में डाला था, मैं ये सामान यहाँ पे नहीं रखूँगा। फिर मेरे पापा ने कहा कि अगर आप नहीं रखेंगे तो आप ये सामान वापस भेज दें, किसी दरिया में डाल दें, मैं अब वापस नहीं लूँगा। मैंने अपनी बेटी को अपनी खुशी से दिया है। उस दिन से ही वो उनका ये प्लान था कि हम इसको अब हरास करेंगे, क्योंकि इसके फैमिली बैकग्राउंड में सभी जो है एम्प्लॉयड हैं, हरास करेंगे तो ये पीछे से कुछ ना कुछ लाती रहेगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात नहीं बताई कि मेरे ससुर ने ऐसी बात कही है कि आप अकाउंट में पैसे डाल देते तो अच्छा होता। लेकिन 1 साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही, मुझे जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी तो नीयत पहले से ही ख़राब थी, हम तुझे समझाते थे लेकिन तुझे समझ नहीं आता था। उसके बाद हद तो तब होगी जब मेरे नाम पे एक फ़िक्स डिपॉज़िट जो मेरे भाई ने करवा के रखा हुआ था 1 लाख का, वो हर रोज़ मेरे हस्बैंड मुझे उसके लिए तशद्दुद करने लगे कि जल्दी से वो 1 लाख रुपये तुम लेके आओ, जब भी मायके जाओगी 1 लाख लेके आना, अगर तुम वो FD नहीं लेके आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं हर बार मायके आती, मैं मजबूर हो जाती। मैं अपने बाप को, अपने भाई को ये बात कैसे बोलूँ कि वो मेरा हस्बैंड जो है, जिसके साथ मैंने मर्ज़ी से शादी की है, वो इस तरीके से मुझे जलील कर रहा है कि इस तरीके से जलील कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे 1 लाख दे दो। इनकी नज़रों में मैंने उसकी बहुत ही अच्छी इमेज बना के रखी हुई थी, मैं खुद सहती रही, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। फिर एक दिन मैं बहुत मजबूर हो गई और मैंने अपने भाई को कहा कि भैया प्लीज़ वो FD मुझे दे दें, अब मुझे बेटी हो गई है तो मुझे ज़रूरत है। मेरे भाई ने वो मुझे FD दे दी। जैसे ही मैंने वो जाके उसको दी तो उसने कहा कि ये FD जो है फ़िक्स डिपॉज़िट है, वो मैं अपनी बेटी ज़ायबा के नाम पे करवाने लगा हूँ। मैंने कहा ठीक है करवा लें, कोई इशू नहीं है, वो मेरी बेटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ है वो कंटिन्यूसली मुझे तंज करती रहती थी, कमेंट पास करती रहती थी कि मैंने तुम्हें बाहर से लाया हुआ है, तुम बाहर की हो, हमारी फैमिली में बाहर का रिवाज नहीं है। और मेरे यहाँ पे फैमिली का एक रिवाज है कि जो भी अपनी बेटी देता है उसको पीछे से भर भर के देते हैं। हम अपनी बेटियों को पीछे से देते हैं और तुम पीछे से नहीं लाती हो। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो बैंक एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते थे कि मेरी मदर इन लॉ के उकसाने पे मेरे घर वालों के अकाउंट्स चेक करते थे। मेरे फादर जो कि रिटायर्ड हैं, मेरी मम्मा टीचर हैं, भाई बैंक मैनेजर है, इस टाइम पे ब्रांच मैनेजर दरहाल में है, मेरी सिस्टर टीचर है, मेरे सभी एम्प्लॉयड है, एक मैं ही एम्प्लॉयड नहीं थी। मैं भी हो जाती लेकिन मैंने भी उसी की वजह से जॉब छोड़ा कि उन्हें मेरा जॉब बाहर करना पसंद नहीं था। मुझे इस बात पे उकसाया गया कि हमारा अपना स्कूल है, हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो तुम जॉब नहीं करोगी, अपना स्कूल ही देखोगी। मैंने इसी बात पे मैं खुश होगी, ठीक है घर में ही हूँ, घर में स्कूल भी देखूंगी। लेकिन स्कूल में भी मैं जाती तो थी, लेकिन मुझे वहाँ पे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मैं उनके आगे एक सर्वेंट होती हूँ। हमेशा मेरे फादर इन लॉ मेरे घर वालों के अकाउंट्स चेक करते रहते थे और मेरी सास हमेशा मेरे घर वाले को उकसाती थी। उसका रिलेशनशिप मेरे साथ बेटर हो सकता था, लेकिन उकसाने पे कि फलाने की बेटी को इतना दहेज आया, फलाने की बेटी को देखो वो आई है, तो उसकी बहू को इतना पैसा पीछे से मिल रहा है। इस तरीके से हमारे रिलेशन दिन से बदतर होते चले गए। हद तो तब होगी जब शादी के तीसरे ही दिन मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम जो अपनी ज्वेलरी है जब पैक फिर से वापस गई, ये मुझे दे दो, मैं अपने लॉकर में रखूँगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा, आप ले लें, आप रखें अपने पास, मुझे ज्वेलरी का कुछ खास शौक नहीं है। फिर शादी के 1-2 फंक्शंस में उन्होंने अलो किया कि ये तुम पहन के जाओ। जैसे मैं वापस आती थी, घर पे पहुंचती थी, तो मेरी सास बोलती थी जल्दी से उतारो और मैं इसे लॉकर में रख दूँ, तुम्हारे रूम से ये ज्वेलरी चोरी हो जाएगी। 5 साल के बाद ऐसे ही चलता रहा, दिन ब दिन कुछ ना कुछ होता था। फाइनली जब मैं तंग हो गई, हर रोज़ मेरी सास घर में उन्होंने माइनर बच्चे रखे हुए हैं, बहुत छोटे बच्चे जो घर में उन्होंने रखे हुए काम के लिए, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, मजबूरी में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे काम लेती हैं। वो औरत कहती हैं कि तो आप अलग हो जाओ, उन बच्चों को सुनाती हैं, अब हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते मज़ीद, आप अलग हो जाओ। और यहाँ पे मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो अपनी बेटियों को भर के देते हैं। तुम्हारे घर से क्या आता है, मुझे अपनी सास ताने देती है कि तेरी बहू क्या लेके आती है पीछे से। देन फाइनली मैं सेपरेट हो गई और एक मकान जो उनका पहले से मकान बना हुआ था उसको रेनोवेट करवाया। 6-7 महीने लगा के लास्ट ईयर 2020 में जो लॉकडाउन था उस पीरियड में मैंने अकेले 10-15 मजदूर लगा के काम करवाया, उसको रेनोवेट करवाया। और रेनोवेशन के बाद जब वो कंप्लीट हो गया, फाइनली तीसरा दिन था, इस बीच DDC के इलेक्शन आ गए। इलेक्शन की वजह से मेरे हस्बैंड जो एक आपने आपको NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कहते हैं कि मैं एक पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं अपने आप को, कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का बंदा हूँ, उसका मिसयूज़ हमेशा वो करते थे। तब क्या हुआ कि हमारे जो वहाँ पे DDC की रिजर्वेशन थी, वुमेन रिजर्वेशन सीट निकल आई। उन्होंने कहा ठीक है तुम इलेक्शन लड़ोगी मेरे पे। मैंने कहा नहीं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप देख लें। उनको मैंडेट नहीं मिला, NC की तरफ से मैंडेट एक ऐसे पर्सन को चला गया जो कि PDP का था। कहने लगे तुम हो ही मनहूस। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम हो ही मनहूस, जिसको मैंडेट मिला है उसने दूसरी शादी की हुई है। और वो मुझसे कह रहा था कि मेरी दूसरी बीवी जो है वो बहुत ही लकी है मेरे लिए, तो तभी मुझे मैंडेट मिल गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी दूसरी शादी कर लें। हद तब हो गई, हमेशा ही मेरी सास कहती थी कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भी वो मुझे मारते थे मैं इस डर से कभी भी घर पे कुछ नहीं कहती। अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो हमेशा दिखाता था। घर में प्राइवेट स्पेस में कैमरास लगा के रखे हुए हैं, अभी भी आप जाएंगे देखेंगे उनके घर के इर्द गिर्द 10-15 कैमरा तो होंगे ही। घर के बेडरूम्स में कैमरा, घर के लॉबी में कैमरा, एक बाथरूम ही ऐसा था जहाँ पे कैमरा नहीं। और अगर मैं थोड़ी देर वहाँ पे रहती तो मुझे लगता है वहाँ पे वो भी लग जाना था। और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चे से मिलवाएं। और ऐसे केसेस जहाँ पे मतलब माओं को इस तरीके से सता के जो कि जन्म देती है उसको निकाल दिया जाता है, प्लीज़ इस तरीके से का इंजस्टिस किसी औरत के साथ दोबारा ना हो। और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे मेरे बच्चे से मिलवाएँ। देखिए जी, जो कल का एक्सीडेंट है ये परसों में DC साहब से पर्सनली मिला था। मैंने कहा था आप पर्सनली इंटरव्यू करें बच्चे के रिकवरी के सिलसिले में, जो CWC चेयरपर्सन ने पास किया हुआ था। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं देखूंगा। उन्होंने अपने लेवल पर इसको बुलाया और इसने कोई मिसबिहेव किया DC साहब के साथ।
तो डीसी साहब ने इसको कुछ अर्सा के लिए बंद किया, पाबंद किया, सलासा किया। तो जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीसी साहब एक इंसाफ करने वाले आदमी हैं, उन्होंने इंसाफ की बात की थी, बच्चियों की बात सुनने वाले हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे आदमी, वो एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। तो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो मतलब हक बजानब था, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको कोई सियासी रंग दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ये है कि उसके साथ ज्यादती हो गई है, लेकिन क्या उस बाप की बेटी साथ ज्यादती नहीं है जो मतलब 8 महीने से दरपदर की ठोकरें अदालतों के अंदर, पुलिस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, दूसरी जगह पर डीसी ऑफिस में गाने, उसके सामने इंसाफ़ी नहीं हो रही है। और हमारे जो सरपरस्त हैं इस वक्त चेयरपर्सन नसीम लाकर साहब, तो उन्होंने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमारे लोगों को नाजायज़ तौर पर तंग किया जा रहा है। असल में नाजायज़ नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है और जायज़ है। डीसी साहब ने जो एक्शन लिया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि उन्होंने एक हक़ की बात सुनी है किसी जगह पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके जो आला ओहदेदार हैं, डॉक्टर फारूक साहब, मोहम्मद साहब, देवेंद्र सिंह राणा साहब, नासिर अमसर वानी साहब, या डिस्ट्रिक्ट के को और भी प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरे को ऐसे अनासर को जो आप कह रहे हो, जो अपने घर की हालात को ख़राब कर रहे हैं, अपने घर को अजाड़ा हुआ है, उसकी आप सपोर्ट कर रहे हो। कम से कम इसको सोचो। हम आज के नहीं, हम पीछे 60 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रही है, ये आज पैदा हुए हैं। क्यों यह नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस यही है कि लोगों की बच्चियों को नाजायज़ तौर पर तंग किया, कोई अफसर इंसाफ दिलाए तो उसको बदनाम किया जाए स्टेज पर। मैं हर किसी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेहरबानी करके, मेरी रिक्वेस्ट है सभी ज़िला अहदेदार हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे अनासर को जो गलत काम कर रहे हैं उनको पाबंदी सलाह से किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि घर के मसले को, बेटियों के हकूक़ को दबाकर दूसरा रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल ये सियासी रंग है ना। यहाँ अपनी रोटी रोटी का मामला है, अपनी आने वाली जो उसको देख रहे हैं मद्देनज़र है कि हमें कहाँ पर से बेनिफिट मिलेगा। मैं नसीम लियाकत साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में फाल नहीं करता हूँ, मैं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फाल करता हूँ। उन्होंने शायद वो सोचा होगा कि बुद्धल का रहने वाला है, वो ज़्यादा अच्छा मुझे सपोर्ट कर सकता है। हम भी यहाँ से कर सकते हैं। हम नसीम साहब को भी जानते हैं, उनके वालिद साहब भी अच्छे तरीके से जानते हैं।